बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 24/9 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबू ज़र मौज़ा। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी एक तरफ बहुत हो रही हैं और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से भी SOPs जारी हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि NCOC की मीटिंग भी हो रही है और ये मुशावरत हो रही है कि शायद शादी हॉल और इसके साथ रेस्टोरेंट के हवाले से नए SOPs जारी हो जाए। काश ये मुशावरत आवाम की भलाई के लिए भी हो और भलाई से मेरी मुराद महंगाई से छुटकारे के लिए भी हो। काश ये मुशावरत और मीटिंग्स और इजलासों का मकसद ये हो कि जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, आटा अवेलेबल हो गया, बिजली सस्ती हो गई। लेकिन अफसोस अबू ज़र ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और इसके साथ साथ अफसोस एक और मामले पर जिस पर आज हम बात भी करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, वो मामला है रेप केसेस की बढ़ती तादाद का। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 8 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन एवरेज पाकिस्तान भर में रेप के, और इसमें बच्चे बच्चियां दोनों शामिल हैं। ये अफसोसनाक सिचुएशन है। ऑब्वियसली जब मुलजिम पकड़ते हैं, मुजरिम पर हो जाता है, वो उसके हवाले से उसको सज़ा भी दे दी जाती है, लेकिन फिर क्या होता है, एक और केस सामने आ जाता है। तो इस पर ज़रूर हमें बात करनी होगी और हमें अपनी आवाज़ कल कसूर वाली ज़ैनब का इंसिडेंट अभी तक भूला नहीं था कि 4 सद्दा से ज़ैनब का इंसिडेंट आया। फिर आज कल रात को रहीम यार खान से खबर आ रही है, चन्योट से खबर आ रही है, फैसलाबाद से खबर आ रही है। खुदारा इस मुल्क पर रहम कर, क्या हो रहा है इस मुल्क में, ये आई थिंक लम्हा फिक्रिया है जो हम सबको इस पर आवाज़ बुलंद करना होगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। जमीन कांपी ना आसमान फटा, जनूनी दरिंदे ने 4 सदा में 2.5 साला बच्ची को पहले ज्यादती का निशाना बनाया, फिर जुर्म छुपाने के लिए तेज धार आले से उसका पेट चाक कर मौत के घाट उतार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वाक़े का नोटिस लेते हुए IGKP और दीगर हुकाम को मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी। दुनिया भर के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी ज़हनी सेहत का आलमी दिन कल मनाया जाएगा। मुल्क में 33% लोग ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन का शिकार, 4% वहम और 3% बेजा खौफ की बीमारी में मुब्तला। बिजली की कीमतों में 84 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। एक साल बिजली के बिल पर कितने टैक्सेस अदा करता है, बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। जजीरे सिंध की मिल्कियत है, विफाक ने तस्लीम कर लिया। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध पर विफाक के कब्जे का तासुर गलत है, सिंध हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले बंडल जजीरे का रेवेन्यू सिंध हुकूमत को मिलेगा। कानूनी तौर पर ये इकदाम कैसा है, इस पर बात होगी माहिर कानून। दरिंदगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और बच्चों को हंगामी सूरत हाल से किस तरह निपटना चाहिए, इस पर हम आपको बताएंगे। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मुनफरिद वीडियोस की वजह से पहचाने जाने वाली जन्नत मिर्जा 1 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहली पाकिस्तानी टिकटॉकर बन गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड पोस्ट डे यानी डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम में डाक के निज़ाम और इसकी खिदमात के हवाले से शऊर और आगाही पैदा की जा सके। टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, ये जो आए रोज़ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, दिल कांप उठता है। कल से एक अजीब सा डिप्रेशन सिर्फ इस तरह के वाक़यात को लेकर सर पर सवार है। ये 4 सदा का वाक़या जो परसों पेश आया, लोगों में शदीद गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। आप देखिए अबू ज़र के 2.5 साल की बच्ची, कितनी छोटी होती है 2.5 साल की बच्ची, 29 माह की बच्ची, और किस कदर उसे दरिंदगी का निशाना बनाकर उसी दिन जब वो घर से खेलने के लिए गई और उसको ढूंढना शुरू किया, और ठीक जब पुलिस को इतला की गई 1 रोज़ के बाद उसकी लाश खेतों से मिली और उसकी जो लाश के साथ बेहुरमती की गई, जिस तरह से उसका पेट चाक किया गया, सुना नहीं जा रहा था ये इंसिडेंट। इस कदर दर्दनाक और खौफनाक। मैंने जब कल ये वाकया पहले सुना और उसके बाद उस पर देखा कि ये हुआ क्या है, तो ऐसे ही था कि जिस तरह से हम लोग पता नहीं कोई और दुनिया की स्टोरी पढ़ रहे हैं। किस तरह से ये लोग हैं, एक के बाद एक वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। 2.5 साल ये बच्ची है, फिर 2 साल एक और बच्ची के साथ ऐसे हो गया, दूसरी जमात की दादू की रिहायशी थी। फिर चन्योट में 8 साल बच्ची से ज़्यादती हुई है। रहीम यार खान में 11 साल लड़के से ज़्यादती हुई है।
ये कत्ल भी कर दिए जाते हैं, फिर ये बच्चे, मासूम बच्चे, बड़ों के साथ भी इस तरह से हमने वाक़या देखे रिसेंटली जो हुआ पाकिस्तान भर में, उस पर बात भी हो रही है। अब ये हल क्या है इसका, ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हल किसी तरफ बढ़ नहीं रहा। एक बात तो मालूम है कि अगर मुजरिम सामने आ जाए, अगर मुजरिम मिल जाए तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि वो इबरत का निशान बन जाए और फिर कोई ऐसी हिम्मत ना करे। लेकिन फिर वही है कि हम तो ये चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका। अबू ज़र, मुल्ज़िम मिल जाए, सबसे बड़ी बात ये है, वी weren't really out of that motorway incident। उसके बाद पेदर पे इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं कि किस मुल्ज़िम उसका अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप यहाँ भी देखिए, इससे कबल मैं अगर जिक्र करूँ जो कसूर में इंसिडेंट पेश आया था ज़ैनब का, और हमें याद है कि पूरी कौम खड़ी हो गई थी उसमें, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उस बच्ची, उस मासूम बच्ची के वालिद को जाता है जिन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने अपने आप को इस वाक़े से गिरा नहीं लिया, बल्कि उठ खड़े हुए वो उन तमाम बच्चियों के लिए जो पाकिस्तान भर में कहीं ना कहीं इस तरह की दरिंदगी का निशाना बनती हैं। उन्होंने बाकायदा इस पर आवाज़ बुलंद की। आपको याद होगा ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल पास हुआ, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से था। लेकिन फिर क्या हुआ उस बिल पर? क्या अमल दरामद हो रहा है? क्या फौरन मुकदमा दर्ज हो रहा है? क्या फौरन मुल्जिमान पकड़े जा रहे हैं? ट्रायल हो रहा है? सजाएं दी जा रही हैं? कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक एप्लीकेशन बनाई गई थी और वो भी अभी कहाँ पर पहुंची है? जिस तरह से बात हो रही है कि बिल तो बन गया है, विफाक में उसके अमीन साहब की आवाज़ जो है अभी तक हमें नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हमारा ज़रा हो जाए, सही आवाज़ भी आ जाए उनकी, ताकि उनसे हम इस बारे में गुफ्तगू कर सकें। सिमल, कल जब ये वाक़या आया सामने तो हम बात कर रहे थे इस पर, ऑब्वियसली इस जहाँ चैनल पर भी बात हुई, फिर घर जाकर जब मैंने ये वाक़े की डिस्कशन की तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी फैमिलीज़ में डर खौफ इतना ज़्यादा पैदा हो गया है कि मैंने बोला ही है ना, अभी एक और छोटी बच्ची ने कहा हमें ना बताओ, हमने नहीं सुनना। मतलब लोगों के अंदर ये इंटेंसिटी इतनी आ गई है कि वो थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं। ऐसे लगता है कि आपके घर में वाक़यात, आपकी फैमिली में वाक़यात जो है वो वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। बट आल्सो आई थिंक अबू सर, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट, एवरीबडी शुड टॉक अबाउट इट। इसको टैबू नहीं बनाना चाहिए। और ये जो हम हर दफा देखते हैं, आपको कराची वाला इंसिडेंट याद होगा, बच्ची घर से खेलने निकली, चीज़ लेने निकली, बच्चों को बाहर मत जाने दें। ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये इदारे क्या कर रहे हैं, ये बहुत बात का सवाल है। आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है, मत निकलने दें किसी भी सूरत बच्चों को। और बच्चों से मेरी मुराद सिर्फ छोटी बच्चियां नहीं हैं, लड़के भी हैं। अब आप ये रहीम यार खान का इंसिडेंट देख लें, 11 साल का लड़का, और आप देखें कि उसको किस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसकी लाश खेतों में फेंक दी गई। लड़का हो, लड़की हो, 12 साल हो या 2.5 साल, इन दरिंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोटरवे इंसिडेंट की मैं मिसाल इसलिए भी ले रही हूँ कि एक जवां साला खातून जो खुद बच्चों वाली हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया। तो ये सोसाइटी किसी के लिए सेफ भी नहीं है। हमें नहीं ट्रस्ट करना अपने सिस्टम, अपने इदारों पर, अपने मोहल्लेदारों पर, अपने लोगों पर। खुद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन्होंने आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि हमने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इसमें कोई भी आ जाता है सिवाय पेरेंट्स की, आप किसी पे ट्रस्ट मत करें। और ये जो होता है ना, ये जो तरीकाकार है कि जी मोहल्लों में, गाँव में ऐसा ही होता है, जो बच्चे इकट्ठे बाहर खेलते हैं, ये तरीकाकार को अब रोकना होगा। आपको मॉनिटरिंग करनी होगी, सुपरविजन करनी होगी अपने बच्चों की। ये तरीका अब यहाँ पर भी यही हुआ है कि बच्ची बाहर खेलने गई है 4 सदा में, और उसके बाद क्या हुआ कि इंतहाई अफसोस के साथ ये उसके साथ वाक़या हो गया। वालिदैन ढूंढते रह गए, शाम तक पुलिस को बताया, उसके बाद बच्ची नहीं मिली। 3 दिन बाद उसकी बेचारी की लाश मिल गई। अब ये जो मसला है, ये आपने उस दिन भी कराची के मुतालिक भी जब बात हुई थी तो यही कहा था कि आप लोग ये खेलना, ये चीज़ लेने के लिए जाना बच्चे का, इसको प्लीज़ बंद कर दें। और अब तक मीडिया इतनी अवेयरनेस फैलाता है, हर जगह पर यह बात होती है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि हर जगह पर मालूम है, कहीं पर भी दरिंदा नज़र आ सकता है, मिल सकता है आपको, तो उससे बचना आपने खुद ही है। अपने बच्चों को आपने खुद ही बचाना है। सिस्टम बाद में आता है, पहले आप खुद होते हैं। खुद सुपरविजन करें, खुद अपने बच्चों को बचाएं। बिल्कुल। और इसी के हवाले से हम मज़ीद बात भी करेंगे नाज़रीन, कुछ मज़ीद चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है। मुझे याद है फैसलाबाद के हवाले से जब हमें ये फिगर्स मिले कि हर दूसरे दिन, एवरी सेकेंड डे, कोई ना कोई बच्चा दरिंदगी का निशाना बनता है। अभी रहीम यार खान, दादू, पंजाब, इंटीरियर सिंध, KPK, कोई इलाका ऐसा नहीं है जो महफूज है। बलूचिस्तान से इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट करना ज़रूरी है, ये बात समझ लीजिए। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आता है तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ये ज़्यादती के केसेस और इनकी बढ़ती हुई तादाद। ऑन एवरेज 8 केसेस रोज़ाना बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। कसूर की ज़ैनब जो है वो हमें याद आती है और अभी हम उसको भूले नहीं कि वाक़यात तवातर से हो रहे हैं। उनके वालिद, ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। अमीन अंसारी साहब, आपने बड़ी कोशिश की इस तमाम मामले पर, हुकूमत के लिए भी आपने काफ़ी प्लेटफॉर्म बनाया कि बिल भी आए, फिर सिचुएशन अभी तक आपने देखा कुछ फ़र्क हुआ, कुछ बेहतरी हुई, कुछ ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट या सोसाइटी में कुछ इस बारे में अवेयरनेस फैला सकिए हम लोग और आप लोग? अमीन अंसारी साहब, अब तक आवाज़ आ रही है? क्योंकि हम डेफिनेटली इस चीज़ पर बात करना चाहते हैं कि हर कोई दुख भी करता है, रोता भी है, अफसोस भी करता है, लेकिन स्टैंड कोई नहीं लेता। ज़ैनब अलर्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और है, और उस कामयाबी से अगर हम फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और अगर हम इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों को, तो हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी बेहतर नहीं हो सकेगी। मतलब अबू ज़र, आप कैन यू इमेजिन दैट आई हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दिस कि हमारी सोसाइटी कितनी इनसिक्योर हो चुकी है। मैं शिमल आपको ये तो कह रहा हूँ कि जब ऐसे वाक़या सुनते हैं ना तो अपने आता है एकदम और दिल घबरा जाता है और हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हम सुन नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली जिनके साथ होती है हम वो फील नहीं कर सकते उस लेवल पर जाकर, और फिर इनकी ये हिम्मत, इनका ये हौसला, उसको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आगे निकलते हैं, बात करते हैं और फिर कानून में चेंजेस लेके आने की कोशिश करते हैं। अमीन अंसारी साहब, कहिएगा इस बारे कुछ। हाँ जी 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 अमीन साहब, आपकी आवाज ओके आ रही मुझे। अमीन साहब, आप हमारे साथ ऑन एयर मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अभी तक तो हम आपकी मासूम ज़ैनब का कसूर, जो जिसका ताल्लुक कसूर से है, उसको नहीं भूले थे। कल एकदम से सोशल मीडिया पर ट्रम्प ट्रेंड देखा, जस्टिस फॉर ज़ैनब, तो एकदम जब उसको टटोला गया कि ये दोबारा से क्यों, तो फिर पता लगा कि 4 सद्दा की एक और ज़ैनब, रहीम यार खान का एक और 11 साला बच्चा, चनियोट की एक और 8 साला बच्ची, दादू की एक और दूसरी जमात की बच्ची, ये वाकयात रुकने में नहीं आ रहे हैं। ये देखें जी, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ठीक है, हमारी वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा ये सवाल है हमारी पूरी पार्लियामेंट से, ये तमाम जो नुमाइंदा सियासी पार्टियां पार्लियामेंट में, ये सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसमें सियासत या दो राय की बात नहीं है, चाहे पीटीआई है, मुस्लिम नू है, पीपल पार्टी है, जमात इस्लामी है, यानी ये सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी थी कि जब ज़ैनब बेटी का मामला हुआ उस वक्त ये साथ जोड़ के बैठते और विद इन डे फैसला करके उठते कि आज के बाद कोई दूसरी ज़ैनब इस तरह की ज्यादती और दरिंदगी का निशाना नहीं बनेगी। लेकिन अफसोस कि ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट ने एक ज़ैनब अलर्ट बिल जो पास किया बच्चों के हकूक़ के लिए, तफल के लिए, मतलब इनकी एफर्ट है, लेकिन उस पर भी ताहाल आज तक अमल दरामद नहीं हो सका बच्चों को तफल देने के लिए। और उस बिल के तहत जो एक अथॉरिटी कायम होनी थी, वो कायम बाकी गवर्नमेंट उसको मरकज में कायम कर दी आगे, और वो सूबों में भी उस पर इम्प्लीमेंट होता। क्योंकि जब ज़ैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली में इज्तिमाई तौर पर पास हुआ तो उन्होंने साथ ही इसकी वफाकी गवर्नमेंट ने बनी थी कि ये बिल सूबों पर भी अप्लाई होगा, इनको सूबों को नीचे इसको अलहदा से जो ना पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये था कि इनको अलहदा से पास करना पड़ेगा। लेकिन मरकज ने सारा काम जो ना वो इकट्ठा ही कर दिया, ये सूबों पर भी अप्लाई है। लेकिन अफसोस कि सूबों में भी किसी ने इस बिल पर अमल दरामद नहीं किया, और समेत मरकज के। आपकी डिमांड्स क्या थी अमीन साहब इस बिल में? जो आपने कहा था, क्या वो तमाम चीजें शामिल हैं? हमारी पार्लियामेंट आज कहाँ खड़ी है? हम कितनी जहन में कितनी रोज ये बता दें कि इतनी लाशें आप खाएंगे, उसके बाद हमारी आँख खुलेगी, हमारे ज़मीर जागेंगे, हमारी इंसानियत जागेगी। ये सब के लिए है। अमीन साहब, वैसे तो एक वाकया भी बहुत होता है, अगर एक वाकया भी बहुत होता है ज़मीर जगाने के लिए, अगर जागना हो तो, और अगर नहीं जागना तो 100 वाकयात भी शायद कम पड़ जाएं। ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से कहा कि विफाक ने किया था, जो आपने तजावीज़ पेश की थी या जो होना चाहिए था, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे इस पूरी तहरीक में, क्या वो सब कुछ शामिल था उस बिल में? और फिर ये बताइएगा कहाँ पे आपको भी मसला नज़र आता है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा करीब हैं इस सारे सिस्टम के, आपसे बात की जाती है, आपसे लोग रब्ता करते हैं, कहाँ पे मसला नज़र आ रहा है आपको?
इसी तरह पकड़ के सरेआम उनके सीने चाह किए जाएं और उनके पेड़ चाह किए जाएं। जैसे इन्होंने उस मासूम नन्ही बच्ची ज़ैनब के साथ किया है, वही सलूक इनके साथ हो और सरेआम हो। जब उस जुर्म सरेआम है तो सजा भी सरेआम होनी चाहिए। ये अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी महफूज नहीं होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कभी भी बच्चे हमारे महफूज नहीं होंगे। अमीन साहब, सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि क्या आप ये समझते हैं कि इस पर मुसलसल बात करते रहने से या इस पर हाईलाइट करने से इस गवर्नमेंट को ख्याल आएगा? आप क्या कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी काम हो, और अगर आपको हमारी ज़रूरत है, इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो वो तो आपको पता है कि हमेशा से अवेलेबल है। जी बिल्कुल। मैं अभी 2 हफ्ते कबल पार्लियामेंट में गया हूँ, वहाँ पर सदस्य साहब से मीटिंग हुई इसी वाले से, इसकी इम्प्लीमेंट के वाले से। जो वज़ारा अथॉरिटी बनी है, सेनेटर फैसल डिबेट साहब, निशान खालसा साहब से भी, इवन जो हमारे जो इस्लामी नदियाती कौंसिल के चेयरमैन है किबला याद साहब, उनसे भी मीटिंग किया है कि जो निबंधन सजाएं हैं ये कानून शरीयत से साबित है, खौफनाक सजाएं। तो लिहाजा आप भी इसकी हमायत में बोले। मेरे पास बकायदा कुरान के हवाले, हदीस मार्का के हवाले मौजूद है, मैं आपको सबूत देता हूँ। और आप भी इस जो खौफनाक जो निबंधन सजाएं हैं, इसके मतलब इसके लिए मतलब अपनी राय जो है ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है अमीन अंसारी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये सज़ाएं कुरान में हैं, इस्लाम की रोशनी के मुताबिक हैं, और आप भी इस पर बात कर रहे हैं, हम भी इस पर बात करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब तक तमाम ऐसे केसेस ख़त्म नहीं हो जाते या फिर कम, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाते, तब तक हम इंशाल्लाह ताला इस पर बात करते रहेंगे। और जब तक कोई सही कानून, सख्त कानून नहीं बनता इन मुजरिमों के लिए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। हजूम जुल्मत चहार सू है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात, बढ़ते हुए रेप के वाक़यात, बढ़ती हुई इनटॉलरेंस, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमें डिस्कशन करते रहनी चाहिए। और दुनिया भर में चूँकि ये वाक़यात होते हैं तो दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, जो कि कल होने जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और कल हमारा प्रोग्राम ही नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, दुनिया इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करती है। आपकी मेंटल हेल्थ मैटर करती है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली कनेक्शन है। आपके एक्शंस का आपके दिमाग के साथ, आपकी सोच के साथ, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साइकेट्रिस्ट हैं लाहौर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर आयशा राशिद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जैसे अबूजर ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम उसको डिस्कस करते, और चूंकि ये कल मनाया जाता है, लेकिन आज अभी हम जो पहला चंग करे थे, अब यकीन जानिए दिल बंद हो रहा था। 4 सदा में 2.5 साल बच्चे के साथ क्या हुआ, फिर रहीम यार खान में, दादू में, फैसलाबाद में, कराची में, कोई जगह बची भी नहीं है जहाँ से ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और बहुत ना सिर्फ ये अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे हमारे कंट्री के लिए, बल्कि काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब आप देखें ना कि हम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में जो है हम ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो है वो बच्चों की आप एज ग्रुप देखें कि जैसे अभी करंटली आपने बात सुनी है कि सिर्फ 2.5 साल की हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली एक वाक़या नहीं है। आप मैं एज ए साइकेट्रिस्ट आपको बताऊँ कि बच्चियाँ मेरे पास जब आती हैं अपने टीन्स में या हत्ता के यंग एज ग्रुप में, तो आप देखें उनकी सारी ज़िंदगी के वो रिलेशनशिप्स ख़राब रहते हैं। अगर वो बच भी जाती हैं, जैसे इसमें तो मर्डर कर दिया, लेकिन अगर ऐसे केसेस जो ट्रॉमा से गुजरती हैं, वो सारी उम्र पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, किसी अपने रिलेटिव पे ट्रस्ट नहीं कर पाती, किसी अपने क्लोज रिलेटिव, जैसे आप देखें ना हमारे क्लोज रिलेटिव्स में कितना ये ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप समझे जाते हैं, बाप, मामू, चचा, खालू वगैरह, लेकिन ऐसी बच्चियां हम देखते हैं कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, तो बाद में रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाती है। क्योंकि हम लोग सिमल और मैं पहले जब ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि किसी भी ट्रस्ट मत करें, अपने बच्चों को लेकर किसी भी ट्रस्ट मत करें, उनको घरों से ऐसे बाहर ना जाने दें, खेलने ना दें उनको। आप ऐसे ना कहते मोहल्ले में खेलने चला गया, कोई चीज़ लेने चला गया, क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली अब ये एक चीज़ हो रही है, एक एक्शन हो ही जा रहा है, गलत हो रहा है सोसाइटी में। यहाँ पर तो मतलब मुर्दा लोगों के साथ जो हुआ वो भी हमारे सामने केसेस आए थे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसान हैं, या मतलब जो भी हो रहा है। अब आप बताइएगा, अब हम एक्शन क्या कर सकते हैं? एक्शन का रिएक्शन होता है ना, अब हम रिएक्शन क्या दें? क्योंकि ये जो हो रहा है, अब रिएक्शन क्या? सजाएं हैं,
हल क्या है इसका, क्योंकि बहुत बढ़ता जा रहा है, केसेस इस तरह से आ ही जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है ना अब्यूज़र को भी देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो अब्यूज़र हैं, क्या उनको कोई साइकोलॉजिकल मसले हैं। मैं यही पूछना भी चाह रही कि थी मतलब आपसे। हमें सिर्फ यही नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है या ये सिर्फ जो है एक बदले की वजह से किया जा रहा है। ऐसे देखें बहुत सारी जगहों पे तो सिर्फ बदले की वजह से किया जा रहा है। अच्छा। लोग समझते हैं कि शायद वो मेंटली सिक होंगे। मतलब मैंने देखा है कि यूजुअली अब्यूज़र जो है हमारे पास आते हैं तो यूजुअली अब्यूज़र जो है वो मेंटली सिक नहीं होता, सिर्फ एक बदले की जो चाह है, जो आप देखें पर्सनैलिटी फैक्टर है वो भी उसका। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ हाँ, से रिलेटेड है ना। इफ यू आर स्टक Exactly. समवेयर एट सम पॉइंट और बदले दैट की हालत मींस कि आप इससे तक मेंटली चले फिट बदले नहीं की है। हाल, हाँ नहीं वो बिल्कुल, यानी कि आप देखें ना कि जो बहुत सारे जो है यानी कि हम उनको क्लिनिकली तो उस तरह नहीं कह सकते कि इनको जहनी मसला है, लेकिन उनके पर्सनैलिटी का ये इतना डेंजरस फैक्टर है कि वो जो है बदले में कुछ भी नहीं देख रहे कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन इखलाकी दार से इतना ज्यादा नीचे गिर जाना। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी अबूज़र ने जिक्र किया कि होना क्या चाहिए वो भी बड़ा मैटर करता हाँ, है। होना क्या देखें- आपको वो उस ट्रॉमा से निकाल देता है। दूसरा आपने एक जो बात की, ये जो अब्यूजर्स हैं, मैं तो इनको इंसान भी नहीं कहूँगी, ये जो दरिंदे हैं जो सोसाइटी में ये करते फिर रहे हैं, क्या एक्चुअली ये आपके दिमाग की फ्रस्ट्रेशन है? क्या आपकी वो जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं इतनी बुरी तरह स्टक हो गए हैं कि आपको फर्क नजर नहीं आ रहा कि आप एक 2.5 साल की मासूम बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं? हाँ, उसमें ये देखें कि कुछ तो ऐसे हम जो चाइल्ड अब्यूज, एक नॉर्मल इंसान, क्या एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकता ये करने का। नहीं आप इसको हम नॉर्मल सेंस में देंगे। देखें आपने इतने सारे और लोगों के जो कत्ल के वाक़यात देखे हैं, पूरी फैमिली 10 बंदों को खड़े करके गोलियां मारते हैं। मसलन इंसान की कोई हद नहीं है अगर वो जिंदगी पे होता रहे, ठीक है ना। तो हम जो इंसान का जो जहन है वो उसको कहीं से कहीं पे भी ले जा सकता है, उसको फरिश्ता भी बना सकता है और हैवान भी बना सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो ये जो है ये कहना कि वो सिर्फ शायद बीमारी की वजह से ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपने कहा कि एक रवैया है, बदले की आग है, वैसी फ्रस्ट्रेशन है, कुछ दिमागी मर्ज है जिसकी वजह से वो शख्स ऐसे कर रहा है। हमने देखा, आपने बिल्कुल सही बात की है कि बच्चों को गोलियां, फैमिली में गोलियां मार देते हैं लोग, कत्ल कर देते हैं तेज। क्या हमने जुल्म और सोसाइटी में इस तरह से जुल्म नहीं होते देखे। बिल्कुल। अब आप देखें कि हमारी सोसाइटी में ऐसे भी कुछ अरसे से बढ़ता जा रहा है। हम पढ़ रहे थे 33% लोग जहनी परेशानी, डिप्रेशन, वहम और एंजाइटी, और इसके साथ साथ गुस्सा, उदासी, नींद, ये भूख की, ये सब डिप्रेशन और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन ये इलामात होती हैं ऑब्वियसली, और पाकिस्तान में ये बढ़ता जा रहा है ऑब्वियसली, इसलिए इसको मनाया भी जाता है और अवेयर भी करना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी वजूहत क्या है? क्या पैसा या फिर कोई घरेलू मामलात, या सारा को मिक्सर होकर ये इस तरह से रिजल्ट निकलते हैं? देखिए फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटीज वगैरह में तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे अभी जिसका आपने जिक्र भी किया है कि बहुत सारे, अब जो करंटली मैंने अपनी मेरी प्रैक्टिस जो चल रही है उसमें आप सोचें कि जो टिपिकल हमारे किसी ज़माने में बीमारियां होती थी डिप्रेशन की, वो नहीं आ रही, अब रिलेशन की प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। मतलब मियाँ बीवी की नहीं बन रही, फ्रेंड्स की आपस में नहीं बन रही, टॉलरेंस का लेवल खत्म हो गया, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करना। बेसिकली आप देखें फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है? अदम बर्दाश्त से आ रही है। जी जी, ठीक है ना। दूसरे इसकी वजह क्या है? अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ रही और है? अदम बर्दाश्त की जो बहुत सारी वजूहात हैं उसमें मैंने देखा कि अपब्रिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। मतलब पहले पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिखाते थे कि जो है वो दूसरे को भी देना है, दूसरे की भी हेल्प करनी है, या अगर किसी को ज़्यादा मिल गया तो कोई ऐसी बात नहीं। अब आप शुरू से देखें ना कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो वो पेरेंट्स शुरू से बच्चे को मुकाबले की दौड़ में लगा देते हैं कि उसके बच्चे को इतना मिला तो मेरे को क्यों नहीं मिला। पेरेंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने में। जो अच्छे पेरेंट्स हैं वो बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप करते हैं, उनमें ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है ना। और ये कि जो दूसरे पैसे की दौड़, जो हम जो इस चीज़ में आ गए ना कि पैसा ही सारा कुछ है। ठीक है, पैसा वाकई काफ़ी कुछ है, मैं कहती हूँ कि चलें 80% तो है ही, ज़रूरी बता हर चीज़, लेकिन वो जो हम कहते हैं ना कि जो मुतमईन ना होना कि हमारे पास एक गाड़ी आ गई, हम कहते नहीं अब दूसरी भी आनी चाहिए। दौड़ के अंदर आप कहीं खो जाते हैं, फिर आपकी लिमिट्स जो है वो क्रॉस होना शुरू हो जाती हैं। वी नीड टू फिगर दैट कि कहाँ पर आपने रुकना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये इश्यूज, गुस्सा, वहम, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये पूरी दुनिया में है, इसकी कोई सरहद नहीं है। वो आप अमेरिका में चले जाए, हर तरफ है। लेकिन जो एक फ़र्क मुझे फील होता है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हमें कहा जाता है, एक डेवलपिंग कंट्रीज में, कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वो चाहे काउंसलिंग हो, वो आप जैसे एक्सपर्ट्स की या प्रोफेशनल्स की हेल्प हो, लोग ये समझते हैं कि अगर हम इधर चले गए, ओ हो लोग तो हमें पागल कहना शुरू कर देंगे, लोग तो कहेंगे ओ ये इसको अब साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और वहाँ बाकायदा एवरी 6 मंथ्स अपॉइंटमेंट्स चलती हैं। वहाँ से मेरी मुराद डेवलप्ड कंट्रीज में। पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट सिर्फ 450 हैं।
उसकी रीजन यही है ना, क्योंकि लोग आते नहीं है अनटिल और अनलेस कि आप बिल्कुल ही कोई एक्सट्रीम जो बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उस तक पहुंचे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसका देखें, उसकी देखें बहुत सारी वजूहात है ना, मतलब वही जो आपकी बात है, देखिए हमारे पास किसी का जहन खराब होगा तो सबसे पहला कौन सा, वो कहाँ जाएंगे? पीरों के पास, ठीक है ना। हमारा तो ये कल्चर है, हम सोचते हैं कि इसका जहन खराब हो गया, इस पर जादू हो गया है। पहली बात ही लोगों के जहन में आती है कि जादू हो गया है, वो पहले जाते हैं जिन्नों के पास और जिन भूत निकलवाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के लोग हैं वो उनकी प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा माशरे में, और उनकी माशरे में एक इज्जत बहुत ज्यादा है। एक और बड़ा मसला है, कोई बेचारा परेशान हो, ज़हनी अजियत का शिकार हो, से कहते हैं तेनू की है, हर चीज तेरे पास है, क्या मतलब ये भी बहुत, ये मतलब एक्सेप्ट ना करना कि ये इलनेस है। काउंसलिंग करने के बजाय उल्टा उस चीज को और प्रेशराइज कर देना। बहुत सारे मेरे पास जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इन्हें पूछो इन्हें की है, कार दिती हुई है, बैंक बैलेंस है, कार दिता हुआ है, तो ये कहनी है कि मेरा मूड उदास है, ठीक है ना। वो यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि क्या वजह है। देखिए हम चाहते हैं कि अब इसीलिए इस साल का स्लोगन ये है कि इसके अवेयरनेस को डेवलप किया जाए, इस अवेयरनेस को डेवलप किया जाए कि भाई ये भी एक बीमारी है। मतलब मैं अपने बॉस को फोन करके ये कहूँ कि मुझे बुखार चढ़ा, मैं छुट्टी दे दें, तो बॉस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। मैं कहूँ कि आई एम फीलिंग डाउन, तो वो बॉस कहेगा ऐ की मतलब है, तो इधर आ काम कर, आप ही डाउन ठीक हो जाए, ठीक है ना। आप देखें वो, लेकिन अम्मी को भी गए ना कि आई एम फीलिंग डाउन, मैंने कमरे में बैठना, तो वो कहेंगे डाउन क्या होता है, बाहर आके बैठो। तो ये कब होगा? एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि आप मेंटली। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मीडिया इसमें पार्टनर बने, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, अवेयरनेस कैंपेन, और मीडिया का एक बहुत ज्यादा रोल है। थ्रू हम ड्रामास इसको प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे जैसे नेगेटिव इमेजेस बड़ा प्ले हो रहे हैं ना, मतलब आप देखें कि हम के मीडिया क्या हम प्ले कर रहे हैं कि जी हमें फ्रस्ट्रेशन है तो हम हैंग कर लें या नमस्कार लें, जैसे ड्रामा में दिखा रहे हैं। अगर हम ये चीज, हाँ, हम ये चीज पॉजिटिव दिखाएं कि अगर ड्रामा में हम दिखाएं कि हमें अगर स्ट्रेस हुई है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो यार और लाइफ आगे भी की जा सकती है, और रेजिलियंस को डेवलप किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम है, आपको फैमिली रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम है, या इन जनरल आपको चीज समझ नहीं आ रही, तो ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो प्रोफेशनली उस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं। जहां मेडिकेशन की जरूरत हो वो उसका सहारा भी ले सकते हैं, जहां काउंसलिंग की जरूरत हो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है और ये आपके अपने हाथ में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने बात की इस पर, और आप भी बात कीजिए, अगर आपको फील होता है तो आप इस पर फैमिली से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। हुकूमत की तरफ से अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया है। हंसे मत अबूजर, ये इतनी बुरी खबर है कि हम आदत तो हो गई है हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये खबर सुनने की, लेकिन ये जो बम गिराया गया है इसका टीका जो है वो करीबन 10 अरब रुपए का लगेगा आवाम की। अब तो कहा जाता है बम्बार्डमेंट होती है हर दूसरे तीसरे महीने हमारी आवाम पे, यही कह सकते हैं, क्योंकि बम तो कभी चलो 6 महीने बाद एक दफा गिरा दें, ये हर 6 हफ्ते बाद गिरता है। बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है जी, 83 पैसे फी यूनिट, और फिर वही बात फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक टर्म यूज़ कर ली गई है, और ये पता नहीं कौन सा मुआहदा ऐसा हो गया था 90s में जिसका खमियाजा हमें अभी तक भुगतना पड़ रहा है, और इजाफी बोझ एक बार फिर कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह सार्फिन के बिलों पर होगा, और इससे ऑब्वियसली फिर बोझ पड़ेगा। फिर जब बिजली का बिल आप देखेंगे एक बार फिर ज्यादा आया होगा, कहेंगे ऐसा क्या किया मैंने, लाइटें पंखे बंद करो। हाँ, इस महीने तो मैंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा था कि यूनिट्स कम रहे, और फिर होता क्या है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की एक जो टर्म है वो इस्तेमाल कर ली जाती है। मुझे अफसोस होता है उन हुक्मरानों पर, उन लीडर्स पर जो बैठकर ट्विटर पर अपनी हुकूमत समझते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर बना लिया, और ये कहते हैं इजाफा तो नहीं हुआ, ये तो ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। ये जो कीमत बढ़ाई है ये सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, कहाँ बैठे हैं ये लोग? मतलब बढ़ाई है और इजाफा नहीं हुआ, अपने ही बात को आप डिनाई कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ है इन लोगों को? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मतलब कीमत तो बड़ी ना, वन वे और दी अदर, वो कहते हैं ना कि आप कान यहाँ से पकड़ लो या वहां से पकड़ लो। एग्जैक्टली। अब मसला क्या है कि आपने हुआ ये कि आपने जो भी ऐसे मुआहदे किए थे आपने उसको रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद आप उस पर अभी भी इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, क्योंकि आपके मुताबिक वहां पर माफियाज बैठे हैं, आपके मुताबिक वहां पर अभी काम हो रहा है, आपके मुताबिक कोई आपको करने नहीं देता। तो फिर जब ये हालात होते हैं, ऑब्वियसली इतलाक जो एक बड़ी टर्म बोली जाती है, लाइफ लाइन तमाम सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा, तो वो आपको पता है 50 यूनिट वाले सार्फिन है जो 50 यूनिट
सिर्फ एक एनर्जी सेवर भी चले ना तो वो मैंने 50 कभी मिनट कर ढूंढना लेते है, मैं आई मीन वो मिल जाएगा मैं आपको। एक्चुअली रिसर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा बिल मिले जिसके घर के या जो भी जहाँ पे वो मीटर लगा हुआ है वो सिर्फ 50 यूनिट इस्तेमाल हुए हों, और मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है कि उसके लिए क्या होगा। तो हमारे एक रिपोर्टर ने बताया था हमें कि वो जगह है नॉर्थ एंड वेस्टर्न पाकिस्तान में एक गांव होगा, पहाड़ी पर सिर्फ एक बल्ब या होगा, एनर्जी सेवर अगर चल रहा है तो उसके 50 यूनिट्स होंगे। एनीवेज जी, इजाफे का इतलाक जो है वो लाइफलाइन सारिफिन के अलावा तमाम लोगों पर होगा, और के इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट और प्राइवेट इदारा है तो उसके ऊपर नहीं होगा। और ये चौथी बार है जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। और अबूजर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई थी, पेट्रोल की कीमत में कमी आ गई थी, क्या इन्होंने हमें पैसे वापस किए थे कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इतने पैसे आपके बच गए हैं, आपने ज्यादा बिल दिया था, ये वापस ले लें? अच्छा जी, वो नई बात सुननी थी ना तब कि जी अगर प्राइस कम होगी ना और इस तरह से हमारा फ्यूल का एडजस्टमेंट नहीं है तो उसका इतलाक आप पर नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के पास। हाँ, और बड़ा एहसान किया कि 3 महीने तक अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की टर्म मुतारिफ नहीं कराई और कोरोना की वजह से वो रिलीफ लिया गया, वो खत्म हो गया, अब वो लिया जा रहा है। एनीवेज जी, नोटिफिकेशन जो है नेपरा ने बिजली कीमतों में जो रद्दबदल का नोटिफिकेशन 8 अगस्त को जारी किया था, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के तहत गुज़िश्ता 8 माह के लिए बिजली कीमतों में रद्दबदल किया गया। ये पिछले नोटिफिकेशन की आपको बात बता रहे हैं। 8 अगस्त को 2019 के लिए 98 पैसे और फिर दिसंबर के लिए ₹1.87 का इजाफा किया गया, ये भी हमने आपको बताया था। फिर जनवरी 2020 के लिए ₹1.11 इजाफा किया गया, और फिर एक बार फिर फरवरी के लिए ₹1.20 और मार्च 2020 के लिए 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया था। और ये होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अब आप अपना अक्टूबर का बिल देंगे तो इस अक्टूबर के बिल में आप जुलाई 2020 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ऐड करके देंगे। मतलब जितने यूनिट आपने अक्टूबर में ऐड किया है, अगर अक्टूबर का आपका टोटल बिल 300 प्लस यूनिट्स पर आया है तो उसमें जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी वो इस महीने या पिछले महीने की नहीं होगी, वो जुलाई की होगी। तो 3-4 माह का गैप चलता है, कहाँ गए वो IPPs के मुआहदे, कुछ समझ नहीं आता, कहाँ गए वो रिव्यू करना प्राइस को, ऑयल प्राइस को 15 डेज के बाद, क्या उसका इम्पैक्ट अवाम पर पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम बिल की बात कर रहे हैं कि बिल में ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लिया जाता है, इसके अलावा भी बड़ा कुछ लिया जाता है। आपके सामने जब आपका बिल आता है तो ऑब्वियसली आप देखते हैं ड्यू डेट क्या है और फिर बिल कितना है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, और ड्यू डेट से कहीं मैं आगे तो नहीं चला जाऊंगा। लेकिन आप ये कभी नहीं देखते कि बिल के अंदर कितनी कितने तरीके से टैक्सेस लिए जाते हैं, कितनी कितनी डिटेल है इसमें। अगर हम फी यूनिट रेट की बात करें, जो कि बात की जाती है पर यूनिट, फिर बढ़ गया तो फिर कितने यूनिट पर सार्फिन को इजाफी चार्जेस देने पड़ते हैं, इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सारिफ को 1 यूनिट से 100 यूनिट तक फी यूनिट ₹5.790 चार्जेस अदा करने होते हैं। यानी कि आपके अगर बिल के 100 यूनिट्स आए हैं तो उसमें पर यूनिट आपको चार्जेस पड़ेंगे 5.790 यूनिट से 200 यूनिट्स, मतलब अगर 101 यूनिट से 200 यूनिट्स तक बिल आए, यानी कि 200 के अंदर आए, तो वो फी यूनिट जो है वो ₹8.110 का होता है। 300 यूनिट्स तक, यानी कि एक जो पहली स्लैब कहा जाता है वो 300 यूनिट्स तक है, वहां पर यूनिट हो जाता है ₹10.02 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लैब आती है 700, यानी कि अगर आपका 301 भी हो गया या 350 हो गए, 400, 500, 700 तक चले गए, एग्जैक्टली, तो वो होगा ₹17.06। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि जैसे आपका यूनिट 300 से क्रॉस किया तो फिर आपको ₹700 वाला रेट पड़ेगा ₹17.06। फिर 700 से 1000 तक अगर आप खर्च किए बिजली, यानी कि एसी वगैरह यूज़ किए घरों में, नॉर्मली अब यूज़ होते भी हैं बहुत से शहरों में, उसमें रेट है ₹20.07। इसके अलावा अगर टैक्सेस की बात करें तो जनाबे वाला आप लोगों को हुकूमत को 2 साल टैक्सेस अपने बिल के बाद के साथ अदा कर रहे हैं, मतलब 7 टैक्सेस भी हैं। 2 kinds of taxes। जी बिल्कुल। पहला टैक्स है ED यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो टोटल बिजली के बिल की कीमत का 1.5% होता है। यानी कि आपका बिल अगर कम आएगा तो वो ये वाला टैक्स कम हो जाएगा 1.5%, जितना ज़्यादा होगा टैक्स उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा टैक्स होता है जी जनरल सेल्स टैक्स, जो सारे टोटल बिजली की कीमत का 17 से 18% अदा करता है। इसके अलावा सारिफ को सबसे ज़्यादा नुकसान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में अदा करने वाले पैसों से होता है। तो मुआवने खसूसी और तमाम वो लोग जो इस चीज़ को बहुत ईजी लेते हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को भी डालना चाहते हैं शायद पिछली हुकूमत पर या कंपनीज के ऊपर, तो ऐसा होगा नहीं। ये आप लोगों का डिसीजन है जो आवाम के ऊपर बोझ
बनता है। जो बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनी सार्फिन की जेबों पर एक भारी रकम के तौर पर वो वसूल करते हैं, और फिर ये इतना बड़ा अजाब है कि बाज़-औक़ात आपको आपके बिजली की कीमत से भी 2 गुना इजाफी अदा करना पड़ता है। बहुत से ऐसे सार्फिन को हमने देखा कि उनका बिजली का बिल इतना ज्यादा नहीं था, जैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इस तरह से टैक्सेस पड़े तो फिर क्या हुआ कि उनके एकदम से बिल ज्यादा हो गया और जीएसटी और मेन कीमत बढ़ गई ना बुजुर्ग, फिर वो आपका जीएसटी भी उसी 1.5% 17 to 16%, और उसके बाद जो आप दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्स दे रहे हो वो भी 1.5%। बिल्कुल, तो फिर आपका क्या होगा कि टैक्स जब आप ये अदा करेंगे तो बिल भी आपका ज्यादा होगा। घरेलू सार्फ की इन टैक्सेस के अदा करने से अभी जान ही छूटी है, मतलब यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है, अभी मजीद कुछ चार्जेस हैं जो कि हुकूमत को आप अदा करते हैं, और वो चार्जेस में पहले तो नीलम जेलम लिया जा रहा था, अब वो नहीं लिया जा रहा। बड़ी इसकी भी मेहरबानी है क्योंकि बहुत साल तक नीलम जेलम कंप्लीट हो गया, लेकिन नीलम जेलम हमारे बिल के साथ लग के आ जाता है, नीलम जेलम NJS लिखा होता था और हमें समझ नहीं आती थी किस चीज़ के पैसे हैं। वो अब समझ आई कि वो एक प्रोजेक्ट था जो 10 साल पहले कंप्लीट हो गया, उसके पैसे भी लिए जा रहे हैं। और फिर इसके अलावा आप पाकिस्तान टेलीविजन बिल अदा करते हैं जो कि बड़ा 100 रुपया करने के प्लान में थे, फिर बड़ा शोर मचा, लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया, तो आपने कहा चलें जी 35 रुपए ही ले लें। फिर गवर्नमेंट की तरफ से मुतादिद बार 35 से जो 200 बढ़ाने की उसकी पॉलिसी की जा रही थी। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, असल मसला उनके साथ है कि वो क्यों पाकिस्तानी आवाम के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि उन्हें ख्याल नहीं आ रहा कि आप ही के बुक्स के मुताबिक, आप ही के पेपर्स के मुताबिक कोई बात नहीं कर रहा। ना सीमल हाशमी बोल रही है, ना अबूजर बोल रहा है। आपने बोला कि एक मजदूर की तनख्वाह 17,000, 16 से 17,000 होगी ऑन पेपर्स, एक्चुअली मिलती नहीं है। उन 16-17 हज़ार में आप ही बता दीजिए वो क्या करें। वो महीने की 6 से 7 हज़ार की, अगर खुदा ना खास्ता उसके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन या मेडिसिन अफोर्ड करे, वो यूटिलिटी बिल दे, वो गैस का बिल दे, वो पानी का बिल दे, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, वो रोज़ की सब्जियां और फल खरीद सके। फल तो खैर बहुत बड़ी लग्जरी है शायद ऐसे लोगों के लिए। वो ग्रॉसरी कर सके, आटा, दाल, चीनी, चावल, क्या करे ऐसा शख्स। फिर इसके बाद बच्चों को फीस देनी है, पढ़ाना है, ये सारा कुछ है बहुत मुश्किल। ऑब्वियसली एक गरीब आदमी पर बोझ पड़ता जा रहा है। अच्छा, सिर्फ गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़ता जा रहा, इसके अलावा जो पाकिस्तान की बैकबोन है वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आवाम है और उसकी जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, वो इस दौर में पिछले 3 से 4 सालों में हमने देखा है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो उसको लोअर क्लास या फिर उसे कह सकते हैं जो गुर्बत की सतह के करीब से आते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है कि वो पिस रहे हैं, वो परेशान है, वो जॉबलेस, उनका कारोबार खत्म हो चुका है और जो छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं वो खत्म हो रहा है। उसकी वजह से उनकी जो मेयार ज़िंदगी है वो भी बड़ा परेशान कुन है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। दुनिया इस पर बहुत काम करी, लेकिन लगता है ऐसे कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी आवाम जो है इस पर काम नहीं कर रही है और अपनी आवाम को बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि बेहतर पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे जी, अगली खबर की तरफ चलेंगे और हमारी अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। एक ऐसा मामला जिसमें वफाक सामने खड़ा है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच इज सिंध गवर्नमेंट वो दूसरी तरफ सामने खड़ी है, और ये मामला है जजीरों की मलकियत का। जी, आइलैंड्स का मामला है। ये गुज़िश्ता चंद माह से ये मामला चल रहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध के जो साहिल इलाके हैं वहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स के हवाले से हमने ये देखा कि आइलैंड्स के ऊपर पहले सिंध और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि आप इनको टेक ओवर कर लें या फिर इनको मैनेज करें, फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ठीक है अब हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब मामला थोड़ा सा आइनी होता जा रहा है, थोड़ा मसला आता जा रहा है कि सिंध हुकूमत इसको मान नहीं रही है और वो कह रही है कि हम इस पर नहीं मानेंगे। अब विफाक कह रही है कि ये आपके ही इस रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो आपका ही होगा, लेकिन मैनेज हम करेंगे। और ऐसे भी हमने देखा कि बंडर आइलैंड के बारे में कहा जा रहा है कि दुबई से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, इस हवाले से कल वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने बात की, आपको सुनवाते हैं। क्या है कि बंडल आइलैंड रावी से ज़्यादा उभरे और उसके ऊपर काम शुरू। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारा जजीरा है बंडल आइलैंड, ये उठा के इस्लामाबाद नहीं लाया जा रहा। ये बंडल आइलैंड सिंध का ही हिस्सा रहेगा। सिंध में तकरीबन इस आइलैंड के आने से 1.5 लाख नौकरियों का इजाफा होगा। इसकी तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगी। इतना इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, ये तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। नौकरियां मिलेंगी अगर इंशाल्लाह, जब कंस्ट्रक्शन अगर वहाँ जब शुरू होगी, उसके बाद जब एक शहर आबाद होगा तो नौकरियां तो वहीं के लोगों को मिलेंगी। सिंध के लोगों के लिए खास तौर पे अगर कोई बेनिफिट कर रही है, कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो हम बात करने को तैयार है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, फेडरल गवर्नमेंट, वो आपने देखा। इस पर बात करेंगे कि इस वक्त ये मामला क्यों इस तरह से उलझ चुका है। सूबाई और विफाकी हुकूमतों के दरमियान आइनी मामला बनता जा रहा है। ये
तो हम बात करेंगे, माहिर कानून है, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इरफान कादिर साहब। कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये जजीनों का मामला, अगर बात की जाए विफाक और सूबे, एक दो बार फिर ऐसे लगा कि एक आइनी बहसें पड़ गए हैं कि ये किसके इख्तियार में है। आइलैंड्स का मामला, क्या ये वाकई 18वीं तरमीम से मुंसलिक है? क्या इसमें भी ये आइनी बहस शुरू हो गई है? ये ठीक है या गलत है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है आर्टिकल 172 की, उसमें तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तमाम इमलाक जिनकी कोई मिल्कियत नहीं है, तो वो अगर तो वो पाकिस्तान के इलाकों में है तो वो वफाक पाकिस्तान में वेस्ट करेगा, और अगर वो सूबाई इलाकों में है तो वो सूबे में वेस्ट करेगा। अब बात रही उन इमलाक की जो कि समंदर में है, तो समंदर के बारे में ये शिक 2 है आर्टिकल 172 की। वो कहती है कि तमाम लैंड और मिनरल जो समंदर में है वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में वेस्ट करेंगे। लेकिन जो शिक 3 है उसमें ये कहा गया है कि जो मिनरल ऑयल है और जो मिनरल गैस है वो वफाक पाकिस्तान और सूबों में जॉइंटली वेस्ट करेगा, बशर्ते कि वो जो समुद्र में जो मिनरल ऑयल है या जो मिनरल गैस है वो एडजेसेंट हो उस सूबे से, तो फिर वो जॉइंटली वेस्ट करेगा वफाक में और सूबों में। तो ये सूरत हाल है। अब एक कानून ये लेके आए हैं, उसके तहत उन्होंने एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्याम किया है, जो कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ है। उस पे डेफिनेटली चूंकि बहस असेंबली में नहीं हुई, मामला असेंबली में नहीं आया, और ये एक पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेरेंटली ये महसूस हो रहा है कि एक परमानेंट चीज है। तो अगर ये परमानेंट चीज है तो हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस जो है उसकी तो जिंदगी जो है वो 4 माह की होती है, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 में रिपील हो जाता है। तो ऐसा इकदाम, परमानेंट इकदाम, एक ऐसी लेजिस्लेशन से करना है जो कि 4 माह की लेजिस्लेशन है, जो कि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन ही कहलाता है, लेकिन उस पे असेंबली में बहस नहीं होती। तो बेहतर ये होगा कि इसमें ज्यादा कंसेंसस ओरिएंटेड कानून लाया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि ये एटलीस्ट एक्ट हो पार्लियामेंट का, या सूबाई असेंबली में भी इसको डिबेट किया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ इरफान साहब आपने देखा है लेवल पे तो एटलीस्ट इस पे डिबेट होनी चाहिए। जी, लेकिन आपने देखा है यहाँ पर कंसेंसस ही तो नहीं है। सिंध हुकूमत नहीं मान रही, वफाक नहीं मान रहा, वफाक कुछ और कह रहे हैं, सिंध कुछ और कह रही है, फिर मुआहदा नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में फिर ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या रह जाएगी अगर आपस में ये लोग नहीं बात करते? अब आइन के आर्टिकल मैं एक रेफरेंस थोड़ा सा देना चाह रही हूँ। ऑर्डिनेंस जो है जब ये 4 माह के बाद खत्म हो जाएगा तो उसकी हैसियत क्या रह जाएगी? इस पे पाकिस्तान की अदालतों के मुख्तलिफ फैसले हैं कि जब ऑर्डिनेंस 4 माह के बाद खत्म हो जाता है तो जो कुछ ऑर्डिनेंस के जरिए किया जाता है क्या वो भी खत्म हो जाता है? तो इस पे 2 आरा सामने आई हैं। कुछ जज साहिबान का ख्याल ये है कि नहीं, ऑर्डिनेंस से जो कुछ हो गया वो तो दायम व कायम रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस खत्म होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस से जो अदारा वजूद में आएगा वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन दूसरा ख्याल ये है कि नहीं, ऑर्डिनेंस की जिंदगी अगर 4 माह है तो वो अदारा भी 4 माह के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इस पे सूरत हाल क्लियर नहीं है, क्योंकि इस पे जो फैसले आए हैं, एक आखिरी फैसला मुझे याद है वो बहुत साल पहले आया था, वो ज़ियाउल्लाह केस मशहूर है इस मामले में। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो जो जजेस थे, वो जो फुल बेंच था, उनको सही इदराक नहीं था इन प्रोविजंस का, क्योंकि इन प्रोविजंस की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 400 साल पुरानी है। बरतानिया से ये ओरिजिनेट होते हैं, ये रिपील का कॉन्सेप्ट, और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 264 में दिया हुआ है इसका इम्पैक्ट कि जब ऑर्डिनेंस रिपील हो जाएगा तो उसमें ये लिखा हुआ है कि रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनीथिंग डन बाय द previous law or by the repealed law. तो और repeal shall also not revive something which is not a part of the repealed law. तो ये सारी बातें आर्टिकल 264 में लिखी हैं, ये दकीक बातें हैं, इन पे भी बहस होनी चाहिए, और ये चीज भी पार्लियामेंट को तय करनी चाहिए, ना कि अदालतों पे छोड़ दिया जाए और अदालतें अपनी तशरीह करना शुरू कर दें। तो ये सारे मामले जो है ये मैं समझता हूँ
इन पे कंसेंसस बिल्डअप होना बेहतरीन बात है चाहिए। जी, बहुत ज़बरदस्त बात की इरफान कादिर साहब आपने, और कहा कंसेंसस डेवलप करने के लिए सिर्फ बेहतर से बेहतर एक ही फॉरम है, वो है पार्लियामेंट, उस पर बात होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस लाने का फ़ायदा इसलिए लॉन्ग टर्म नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 4 महीने के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। और एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि नेशनल लेवल डिबेट होनी चाहिए और कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, तभी जाकर इसका इम्पैक्ट जो है वो मिलेगा। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। ये क्या वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अबूजर और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और वो कॉन्वर्सेशन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, किसी क्राउड में जा रहे हैं, एज अ फीमेल कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे हरासमेंट फील होती है, फिजिकल हरासमेंट या कुछ और, तो आप रिएक्ट कैसे करो? हाउ कैन यू बिल्ड दैट मेंटल कॉन्फिडेंस कि आप उसके ऊपर रिएक्ट आउट लाउड करो और वो सामने वाला शख्स जो है वो एम्बैरस होने पर, बैकआउट करने पर मजबूर हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको बैकफुट पर लेके जाना, उसके लिए एक ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए आपको अवेयरनेस चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, फैमिली के सपोर्ट चाहिए। तो ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल रिसेंटली हमने देखा बहुत से केसेस भी रिपोर्ट होते हैं ऐसे। इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। और उसके लिए ट्रेनिंग कैसे ली जाती है, इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सिद्रा ज़ीशान साहिबा, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्लब की, जो कि ट्रेनिंग क्लब है और वहाँ पर ताइक्वांडो भी सिखाया जाता है। तो उनसे हम बात करेंगे और वक्त हम ज़्यादा नहीं लेंगे ताकि उनसे हम बात ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सिद्रा आपकी? शुक्र है। मैं वहीं से बात स्टार्ट करूंगी जो हम ब्रेक में कर रहे थे कि नॉर्मली ये होता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप लेट गो कर देते हो इन तमाम चीज़ों। बिल्कुल सही बात है। कितना इंपॉर्टेंट है उनको रिएक्ट करना इन द फ्यूचर। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए आपको फिजिकल एक्टिव तो होना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको मेंटली एक्टिव होना जरूरी है कि एट द टाइम आपने बेशक सीखा भी हो, जब तक आप वहाँ पे फिजिकल अपने आप को एक्टिव नहीं फील करोगे, मतलब मेंटली एक्टिव नहीं फील करोगे, आप राइट किक उस बंदे को नहीं मार सकोगे या राइट पंच नहीं मार सकोगे। हम बीइंग अ फीमेल क्या होता है, अगर हमें कोई टच कर दे हम क्या करते हैं, पैनिक कर जाते हैं या बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। दो रिएक्शंस हमारे बिल्कुल एकदम हवास पाकता हो जाते हैं, शुगर लेवल लो हो गया, ये हो गया। रिएक्शन आपने अग्रेसिव रिएक्शन देना है, वो कैसे सिखाते हैं? अग्रेसिव भी नहीं देना, अपने आप को कूल रखना है। हमारे मेल के साथ प्रॉब्लम है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो, जज्बाती हो गए, जज्बाती भी नहीं होना, अपने आप को कूल रखना है। सबसे बड़ी बात, आपने अपने उसकी आई के साथ कांटेक्ट जरूर रखना है, ताकि अगर आपकी आई के साथ मेरा अगर आप आई कांटेक्ट मैं आपके साथ कर रही हूँ, अब मैं नीचे से अगर आपको पंच मार रही हूँ, आपको तो नहीं पता, आप तो मेरी आईज में देख रहे हैं। आप उनको सरप्राइज करो, उनको एंगेज करो कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी आईज में आपका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। अगर आपको ऑलरेडी टेक्निक्स आपने ली हुई हैं या कुछ सीखा हुआ है, तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस पहले ही खुद आ जाएगा। दूसरा, अगर हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम आपको ये भी सिखाते हैं कि अपने आपको माइंड कैसे अपना कूल डाउन रखना है। इंस्टेड ना ज़्यादा एग्रेशन में जाना है, ना ज़्यादा हाइपर होना है, ना ज़्यादा एकदम लो डाउन हो जा रहा है कि हाय मुझे डर दिया, हाय मैं तो पीछे हो जाऊँ। नहीं, ऑन द स्पॉट क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, किस तरह सिचुएशन क्रिएट करनी है, और अगर अकेले हो तो एक दो पंच मार के भाग जाओ, वहाँ खड़े ना रहो कि अगले को दोबारा मैं ये पूछने वाली थी कि अक्सर तो जो हैरासर्स या लड़के या लोग जो इस किस्म की एक्टिविटीज करते हैं, अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम की बात नहीं कर रही, मतलब डेली डे टू डे लाइफ रूटीन में ये वो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो आप सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर भी लो तो मतलब मैं किसी को पंच करते हुए या जो मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, चपेड़ मारते हुए ये जरूर सोचूंगी कि ये तो फिजिकली बड़ा फिट है, मैंने इसको मार दिया तो मतलब इसका रिएक्शन तो मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। कुछ इंसान के बॉडी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो एकदम आप बंदा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर अब उसके बाद हम आपको टेक्निक्स दिखाएंगे भी, अगर एक बंदा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, अगर आप उसके नी पे पीछे से किक करोगे वो गिरेगा, अगर आप उसके फ्रंट से किक करोगे तो आप हर्ट होगे, हाँ टांग पे अगर आगे से करोगे तो आप हर्ट होगे, अगर आप उसके पीछे से करोगे तो वो गिरेगा। ये टेक्निक्स होती है ऑन द स्पॉट। कौन सी टेक्निक, कई दफा हमारी हाइट उन लड़कों तक नहीं जा रही होती, जरूरी नहीं कि आपका चपेड़ भी उधर तक पहुंचे या आपका पंच भी वहां तक पहुंचे, सही बात है, लेकिन चाहिए बढ़नी चाहिए ऐसे लोगों को। यही तो हमारी जो हमारे स्टार्ट में हम लड़कियों को जो है थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिकल बचपन से हमारे इतनी स्पोर्ट्स रुझान नहीं है हमारे बच्चों में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने बताया कि फिजिकली आपने कैसे अटैक करना है, वो तो हो जाएगा, वो हम डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन अभी आप बताएं जो कि जरूरी है कि आप मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चों को, बच्चियों को, हमारे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस वक्त अफेक्ट हो रहे हैं, हमने कैसे इससे बचाना है? बड़ी खवातीन के साथ ऐसा होता है, बाजारों में, बस स्टैंड पर, इस तरह के, बल्कि ऑफिस में भी, ऑफिस में, तो उसमें आपने कितने किस हद तक जाना है, कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ट्रेनिंग कैसे करते हैं मेंटली? मेंटली ट्रेनिंग हम एक तो उनका योगा सिखा रहे होते हैं कि उसमें पीस में रहना है, ऑन द स्पॉट के आपके रिएक्शन कैसे देना है आपको। अगर आपको कोई बंदा यहाँ टच करेगा तो आप किस तरह रिएक्ट करोगे,
उसका बाजू मड़ोड़ोगे या चीख मारोगे। बच्चों को तो हम अभी जो टेक्निक सिखा रहे हैं कि इफ समबडी गोइंग टू ग्रैब यू फ्रॉम द बैक, आपने चीख तो मारनी है, साथ आपने क्या करना है उस आदमी के, क्योंकि छोटे बच्चे तो ना पंच कर सकते ना हिट कर सकते, उस आदमी के टांगों के गिर्द रैप कर लो अपने आप को, उसके अपने बाजुओं से उसकी एक टांग पकड़ लो, टांगों से उसके बटरफ्लाई बना लो दूसरी, इस तरह वो मूव नहीं कर सकेगा और चीख मारने लग जाओ। रेजिस्टेंस आपको एक टेक्निक के साथ अब ये हम तरीका अगर हम स्कूल्स में भी सिखाएं या घर में भी, इसको क्या करना है माओ को या आपके फादर को बच्चों में रोज रोज सिखाना है। मेंटली स्ट्रांग करना है कि बच्चा अगर ऐसा कुछ हो जाए, कोई बात हो, फील हो, टच ऐसा फील हो, फौरन बोलो। मेंटली स्ट्रांग होने का ये मतलब है कि आप उस वक्त घबराओ ना, जो आपने सीखा है उसको यूज करो। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी एकदम कंफ्यूज ना हो, जस्ट शाउट करो। और जहाँ पर हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, वहीं पर अगर हम ये जैसे आप देख रहे हैं कि खवातीन जो है वो इतनी मजबूत और मतलब एक्टिव नजर आ रही है, छोटे छोटे बच्चे अगर इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये प्ले कर रहे हैं, ये आपके बच्चों की ग्रूमिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने डिसीजन लेना है कि एकेडमिक साइड के साथ साथ आपने अपने बच्चों को मजबूत मेंटली कैसे बनाना है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपने अपने आप को बचाना है, सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे साथ जो क्यूट सी लड़की खड़ी है ना, ये इतनी पटाखा है, शी इज़ अ ब्लैक बेल्ट नेशनल लेवल पर। ये फिजिकली इतना फिट है कि उसको करती हैं, परफॉर्म भी करती हैं, सारा कुछ मार्शल आर्ट और ये वो। लेकिन मैंने इनको आपके साथ इसलिए बुलाया हमारे साथ स्टूडियो में, चूँकि अभी हम बात कर रहे थे सेल्फ डिफेंस के ऊपर, सिदरा भी हैं, तो सिदरा हम ये जो बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं लारेब से कहूं कि मुझे कुछ एक दो ऐसी टेक्निक सिखाएं जिससे आपको आइडिया हो जाए बेसिकली कि अगर आप सेल्फ डिफेंस का कोई कोर्स करते हैं, ये टेक्निक्स अगर आपको पता हो तो आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली कितना स्ट्रांग हो सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम लारेब। तो लारेब आप हमें क्या सिखाने वाली हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहली चीज़, 3 चीज़ें आपने मुझे आज सिखानी है इस टाइम। ठीक है, पहले तो आपका जब कोई हेयर ग्रैब कर ले तो अगर पीछे से छुड़वाना है। चलें, अब आप मेरे हेयर ग्रैब, मैं आपके हेयर ग्रैब करती हूँ। ये खड़ी हैं जी लारेब। वैसे ही अगर किसी से कन्वर्सेशन कर रही हूँ, पीछे से कोई आ जाता है, हाँ, और ये उसने बाल पकड़े हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने ये नहीं होना कि भाई इसने बाल पकड़ लिए तो छोड़ो मेरे बाल, आगे अक्सर ये रिएक्शन होता है कि आप आगे को भागते हैं। आपने थोड़ा सा स्टेप पीछे लेना है, ये करना है। सॉरी, दिस वाज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग। आप पकड़े मेरे बाल, आई विल ट्राई दिस ऑन यू एंड आई विल डू दिस। यस, एंड इट इज एक्चुअली अ स्ट्रांग ग्रिप कि मैं उसको अगर छोड़ूं ना, लेकिन अगर उसने नहीं छोड़ा आप करें, मैं करूंगी तो वो बिल्कुल देन छोड़ेगी, उसकी बॉडी टर्न होगी बिल्कुल। फिर टांग के आई डिडंट नो दैट आई एम दैट स्ट्रांग कि मैं आपको भी उस तरह। अच्छा, एक सिचुएशन जो हमारी स्टूडेंट्स, मुझे बहुत बुरा फील होता है लेकिन ये फेस करती हैं कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड इफ यू स्टैंडिंग लाइक दिस एंड यू होल्डिंग दैट रॉड जो बस के ऊपर होता है, एग्जैक्टली, और पीछे से अगर आपके मतलब अब तो खैर पार्टीशन भी होती है कुछ बसेस में, लेकिन कुछ में नहीं होती है, एग्जैक्टली, सो वो आपके पीछे से या तो दे विल ट्राई टू टच योर हैंड और आपके हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, आप छुड़ा के एकदम डर के पीछे कर लेंगे, आगे हो जाते हो, या आप एकदम से जो फर्स्ट फीलिंग होती है कि टांगे कामना शुरू होगी। तो ये मैंने पकड़ा हुआ है वो रॉड और आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है, हाउ शुड आई रिएक्ट? देन आप ट्राई करें ना मेरे साथ। हाँ, ओके, आप आहिस्ता करना, थोड़ा सा इजी होकर जाना है लारेब। तो ये मैं पीछे से खड़ी हूँ एंड आई एम टॉलर देन यू, आई एम अ बॉय फॉर एग्जांपल, तो क्या मुझे रिएक्ट करना है इसके? स्लो मोशन में कीजिएगा। आप एक बार करें, नहीं छोड़ता, 2 बार करें। ओके, मतलब आई हैव टू हिट देम ऑन द फेस। और मैं टाउन से भी तो वैसे कुछ कर सकती हूँ, नहीं इतनी मजबूत नहीं होगी मैं, और आप यहाँ पे इतने हैं आपके पास कि आप उसके लोअर पोर्शन पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, वो इट कैन बी एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू ओके, वो छोड़ देगा, वो इजी हो जाएगा। आप आए जरा, बिकॉज उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इसको इसको रिएक्ट करना है, सो आई हैव टू डू दिस, नॉट अमंग दोस्त और जो सहम जाए। और फेस में भी सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा होता है जिसको? नाक। नाक, आप इसको हिट कर सकते हैं।
वन थिंग कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि कोई आपको अगवा करने आ रहा है या खुदा ना खास्ता कोई आपको उठा कर लेकर जा रहा है, तो उस पर आप फिजिकली शायद उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट स्ट्रांग कर सकोगे कि लोगों को इकट्ठा कर लो। वन थिंग फॉर एग्जाम्पल जो हर लड़की आई एम श्योर कहीं ना कहीं फेस करती है कि इफ़ यू मूविंग इन अ यू नो इफ़ यू मूविंग एक बाजार में, एक मार्केट में, बस स्टैंड पर कोई आपको ऐसे करके गुजर गया, मतलब किसी ने आपको ऐसे हरास किया जैसे आपको फिजिकली तो कोई फर्क नहीं पड़ा बट मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, आपने उसको चपेट कैसे मारनी है? मुझे वो जरा स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन, हाँ द रिएक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कैसे करें? चलिए फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एंड यू नो दिस, और अगर आप उसके सामने भी आ जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अच्छा। इसको क्या होगा। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस सेटर होता है ना। आप आईज पे अटैक कर सकते हैं, आप नोज पे अटैक कर सकते हैं ऐसे। यस दिस वन, ओके ये नोज पे इस तरह जाएगा तो वो उसकी नोज वो मतलब ये आपने बड़ी अच्छी बात की लारेब कि अगर आप जा रहे हो और आप सिर्फ आगे आगे खड़े भी हो गए हो एंड यू आस्क देम क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है भाई, उस शख्स का कॉन्फिडेंस वैसे ही डेड हो जाएगा। और उसके बाद जब आप अगर थप्पड़ मार दो या मुक्का कैसे मारते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मुक्का कैसे लगता है? दिस वन, जैसे सरिश अभी आप बता रही थी जो हिरासत होता है हाथ को यूं ऐसे नहीं मारना, आप डैमेज होगा, ऐसे नहीं मारना, इस तरह से एंजाइटी में होता है, इस काम को इस तरह रखना है। यस, तो मतलब किसी को आपने मुक्का मारना है, आपका अंगूठा बाहर और आपको आप अंदर रखोगे तो आपका ये एरिया डैमेज होगा, बाहर क्योंकि बोन्स है ना, ये उसको हिट करेंगे। आई थिंक हमने इस मिनिमम टाइम में कोशिश की कि हम पूरी की पूरी चीजें थोड़ा बहुत आपको सिखा सकें, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका हमने सिखाया। और अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी जिंदगी अपने हाथ में लें, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस में, फिजिकल एक्टिविटी करें, तभी आप बेहतर होंगे। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया, बट थैंक यू। हाँ, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे किसी और दिन, स्पेशली ये टॉपिक दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमें आपसे इजाजत लेना है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।